जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं गणेश और आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 7 के विज्ञान से चैप्टर 14 ऊष्मा के प्रश्न उत्तर पर। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 के विज्ञान से चैप्टर 14 ऊष्मा के प्रश्न उत्तर पर। तो चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। आप देखिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। और आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो आप देखिए, इनमें से क्या ऊष्मारोधी है? और ऑप्शन है लोहा, सोना, चांदी, प्लास्टिक। अब देखिए इसमें से ऊष्मारोधी क्या है? ऊष्मारोधी कहते किसे हैं? ऊष्मारोधी उस पदार्थ को कहते हैं जिससे होकर ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो अब इन चार ऑप्शन में से किससे ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा? लोहा से, सोना से, चांदी से या प्लास्टिक से? तो प्लास्टिक से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? प्लास्टिक। तो हम टिक किस पर लगाएंगे? प्लास्टिक पर हम टिक लगाएंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो ये रहा स्क्रीन पर दूसरा सवाल। आप देख सकते हैं दूसरा सवाल, एक खाना पकाने का बर्तन काला होता है क्योंकि? और ऑप्शन है आपके सामने। कौन कौन सा ऑप्शन है आप देखिए। पहला है क, काले पदार्थ अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। ख, काली सतहों को साफ करना आसान है। ग, काले पदार्थ अधिक गर्मी को दर्शाते हैं। और घ, बर्तन की सामग्री क्षतिग्रस्त नहीं होती। अब इनमें से सबसे जो सही उत्तर है वह कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका पहला क, काले पदार्थ अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं, इसलिए खाना पकाने का जो बर्तन होता है वह काला होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। आप देखिए तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर, लोहे की एक गोली को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया। इसे पानी से भरे एक मग में गिरा दिया गया। पानी का तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस था। ऊष्मा का प्रवाह, ऑप्शन है आपके सामने। क, लोहे की गोली से पानी की ओर होगा। ख, पानी से लोहे की गोली की ओर होगा। ग, किसी भी दिशा में नहीं होगा। घ, दोनों की ओर होगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक मग है और ये एक गोली है, ठीक है। अब देखिए मग में जो पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर। और मग के जो पानी का तापमान है वह 50 डिग्री सेल्सियस है। और गोली जो है उस गोली का तापमान भी कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस है। और क्वेश्चन ये है कि ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा में होगा? तो देखिए ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। मतलब जब तक ताप में अंतर नहीं होगा तब तक ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर गोली का तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस है और मग के अंदर जो पानी है उस पानी का तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस है। तो ऊष्मा का प्रवाह ना तो गोली से पानी की ओर होगा और ना ही पानी से गोली की ओर होगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ग। हम किस पर टिक लगाएंगे? ग पर। किसी भी दिशा में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए आप स्क्रीन पर, गर्मी स्थानांतरण की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है? और कौन कौन सा ऑप्शन है? क, चालन, ख, संवहन, ग, विकिरण और घ, सभी में। तो देखिए चालन ठोस में होता है, संवहन जो है वह द्रव और गैसों में होता है और विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ग। टिक लगाएंगे हम लोग किस पर? ग पर। तो विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान क्या होता है? पता कीजिए। देखिए उसका उत्तर आप स्क्रीन पर, एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तीसरा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि तवों को पकड़ने का हत्था लकड़ी का बना होता है क्यों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप इसका उत्तर देखिए स्क्रीन पर कि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए तवे को पकड़ने वाला हत्था लकड़ी का बना होता है, जिससे कि जब हम लकड़ी की सहायता से तवे को पकड़ते हैं तो ऊष्मा हमारे हाथों तक नहीं पहुंचती है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको एक चित्र की सहायता से समझते हैं। ये एक तवा है और यहाँ पर एक लकड़ी का हत्था है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं,
इस तरह से हम आग के सामने रख दिए, यहाँ से आग है। अब ये जो तवा है यह तो लोहे का बना होगा या किसी धातु का बना होगा, तो यह गर्म हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, ये तवा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और यही गर्मी इसके हाथों की सहायता से यहाँ पहुँचेगा। लेकिन जैसे ही हम अपने हाथ की सहायता से इसके तवा को पकड़ते हैं, अगर ये हत्था नहीं होगा तो हमारे हाथों को गर्मी लगेगी। लेकिन यहाँ पर हत्था जो है, जो मुट्ठी है पकड़ने का, वो लकड़ी का है, और लकड़ी उष्मा का कुचालक है, जिसकी सहायता से हमको इसका उष्मा हमारे हाथों तक नहीं पहुँचता है। इस कारण से तवों को पकड़ने का हत्था लकड़ी का बना होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आप देखिए मेरे स्क्रीन पर, तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों होता है। तो तापमापी में पारे के प्रयोग के कई कारण हैं, उनमें से मुख्य कारण हम लोग देखते हैं। देखिए आप मेरे स्क्रीन पर, तापमापी में पारे का प्रयोग होता है, इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण क्या है कि पारा एक तरल धातु है। तरल धातु है जिसकी वजह से इसे किसी भी ट्यूब या पाइप में आसानी से हम लोग डाल सकते हैं। दूसरा कारण क्या है कि तापमान बढ़ने से पारा का प्रसार एक समान होता है। इसका मतलब हुआ कि समान रूप से अगर तापमान बढ़ता है तो पारा का प्रसार भी उसी के अनुरूप एक समान होगा। और तीसरा कारण क्या है, यह ऊष्मा का सुचालक है। चौथा कारण देखिए आप स्क्रीन पर, यह चमकदार होता है और शीशे के बाहर से भी देखा जा सकता है। यह पारा का एक बहुत ही अच्छा गुण है, जिसकी वजह से तापमापी में पारे का हम प्रयोग करते हैं। और पांचवा देखिए इसका गुण, यह शीशे से चिपकता नहीं है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से तापमापी में पारे का प्रयोग होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, आप मेरे स्क्रीन पर देखिए, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। यह बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ऊष्मा चालक किसे कहते हैं, जिससे होकर ऊष्मा का प्रवाह होता है, और ऊष्मारोधी किसे कहते हैं, जिससे होकर के ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर। ऊष्मा चालक के दो उदाहरण, लोहा, सोना, इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। और ऊष्मारोधी के दो उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो ऊष्मारोधी के दो उदाहरण हैं प्लास्टिक और लकड़ी। ठीक है, अब हम लोग छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न देखिए आप मेरे स्क्रीन पर, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी के समानताएं और अंतर लिखिए। इसमें दो चीज़ लिखना है, एक तो लिखना है कि दोनों में क्या समानता है, और दूसरा लिखना है दोनों में क्या अंतर है। दोनों मतलब प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी। तो पहले हम लोग समानता की बात करते हैं, पहले हम लोग समानता को देखते हैं, फिर अंतर को देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी की समानताएं क्या है। तो पहला समानता ये है कि दोनों ही तापमापी से हम ताप को मापते हैं, और दूसरा समानता है कि दोनों ही तापमापी में पारा का प्रयोग होता है। लेकिन असमानताएं क्या है, तो चलिए हम लोग असमानताओं को देखते हैं। तो प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी में अंतर क्या है। तो अंतर यह है, पहला अंतर आप देखिए मेरे स्क्रीन पर, कि प्रयोगशाला तापमापी में तापमान का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि डॉक्टरी तापमापी में तापमान का जो परिसर होता है वह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और दूसरा अंतर क्या है कि प्रयोगशाला तापमापी में विभंग नहीं होती है, जबकि डॉक्टरी तापमापी में विभंग होती है। अब ये विभंग क्या होता है, विभंग को अंग्रेजी में कहते हैं किंक। इससे क्या होता है, विभंग होने की वजह से डॉक्टरी तापमापी में पारे का तल नीचे नहीं गिरता है, लेकिन प्रयोगशाला तापमापी में विभंग नहीं होने के कारण से पारा का तल जैसे ही हम उस वस्तु से हटाते हैं जिसका तापमान लेना है, तो वह पारा का तल नीचे गिर जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, सर्दियों में एक मोटी चादर ओढ़ने के बदले 2-3 पतली चादर ओढ़ने से अधिक ऊष्मा मिलती है, व्याख्या कीजिए। देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि हम एक मोटा चादर ओढ़ने के बदले 2-3 पतला पतला चादर ओढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए आप उत्तर में देख सकते हैं कि सर्दियों में एक मोटी चादर ओढ़ने के बदले 2-3 पतली चादर ओढ़ने से अधिक ऊष्मा मिलती है। इसका कारण है कि 2-3 पतली चादरों के बीच में हवा की एक परत होती है, और आप सभी जानते होंगे कि हवा ऊष्मा का कुचालक होता है, जो अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता है, जिसके कारण हमें अधिक ऊष्मा मिलती है। और यही कारण है कि सर्दियों में एक मोटी चादर ओढ़ने के बदले हम 2-3 पतली चादर को ओढ़ते हैं, जिससे हमें अधिक ऊष्मा मिलती है। आठवां प्रश्न आप देखिए मेरी स्क्रीन पर। आठवां प्रश्न, समुद्र समीर और स्थल समीर कैसे चलते हैं, सचित्र व्याख्या कीजिए।
कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा समुद्र समीर और जल समीर को चित्र की सहायता से समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है, और ये क्या है, स्थल है, और अभी दिन का समय है, अभी क्या है, दिन है। तो दिन होगा तो सूर्य होगा, अब सूर्य से गर्मी निकलेगा तो वो गर्मी समुद्र को भी मिलेगा, वो गर्मी इस स्थल को भी मिलेगा, तो दोनों ही गर्म होना शुरू होगा। लेकिन समुद्र में पानी होने की वजह से समुद्र का पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, तो स्थल जल्दी गर्म हो जाएगा, और जब स्थल जल्दी गर्म होगा तो गर्म होकर के ये हवा कहाँ उठेगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब इस स्थान के हवा को भरने के लिए कहीं न कहीं से हवा आएगा, तो समुद्र अभी उतना गर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ से ठंडी हवा स्थल की ओर चलना शुरू हो जाएगा। तो दिन के समय क्या होगा, समुद्र की ओर से स्थल की ओर हवा चलना शुरू होती है। इस हवा को या इस समीर को हम लोग कहते हैं समुद्र समीर, और ये दिन के समय होता है। तो दिन के समय समुद्री इलाकों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र की ओर से हवा स्थल की ओर चलती है। लेकिन जैसे ही रात होता है, अब क्या होगा, फिर तो यहाँ पर समुद्र है, लेकिन अब क्या हो गया, अब दिन नहीं है, रात है। देखिए चंदा मामा आ गए हैं। तो अब क्या होगा, दिन के समय जितना गर्म होना था वो हो चुका है। जब रात होगा तो समुद्र का पानी देर से ठंडा होगा, लेकिन स्थल भाग जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो अब जब समुद्र का पानी देर से ठंडा होगा, ये देखिए समुद्र है और ये स्थल है, तो समुद्र का पानी जब देर से ठंडा होगा और स्थल जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, अब रात के समय स्थल की ओर से हवा समुद्र की ओर चलेगी, और समुद्र का जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेगी। तो इस तरह से समुद्री तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, तो इसे हम लोग स्थल समीर कहते हैं। तो हम लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। आप देखिए मेरे स्क्रीन पर इसका उत्तर कि समुद्र तट के क्षेत्रों में दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है। जल ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। स्थल के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तथा इसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की गर्म हवा समुद्र की ओर चली जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्र समीर कहते हैं, लेकिन रात में यह प्रक्रिया इसके उल्टा हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। क्योंकि समुद्र की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, इसे स्थल समीर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। अब चलिए हम लोग 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न देखिए आप मेरे स्क्रीन पर। सर्दियों में चिड़िया अपने पंख फुलाकर बैठी रहती है, क्यों? देखिए सर्दियों में चिड़िया अपने पंख फुलाकर बैठी रहती है, इसका वजह क्या है? तो पंख को फुलाने से पंख पूरे फैल जाते हैं और उन पंखों के बीच में हवा फंस जाती है, और हवा ऊष्मा का कुचालक है, और जिससे क्या होता है, उस पक्षी को बाहर का ठंडा हवा नहीं लग पाता है और उसको अंदर से गर्मी मिलती है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप देखिए मेरे स्क्रीन पर। सर्दियों में चिड़िया अपने पंख फुलाकर बैठी रहती है, इसका कारण यह है कि जब सर्दियों में चिड़िया पंख फुलाकर बैठती रहती है तो उन पंखों के बीच में हवा फंस जाता है और हवा ऊष्मा का कुचालक होता है, जिसकी वजह से उनको ठंड नहीं लगता है। अब चलिए हम लोग इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, गर्मियों में और सर्दियों में उपयोग लाए जाने वाले छाते का रंग क्या एक ही रंग के होने चाहिए, क्यों? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए गर्मी और सर्दी दो अलग अलग मौसम है, दोनों में छाते का रंग भला एक कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है। गर्मी मौसम अलग होता है, सर्दी का मौसम अलग होता है। गर्मी के दिनों में हम लोग अक्सर सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हल्का रंग या सफ़ेद रंग जो होता है उष्मा विकिरणों की अधिकांश हिस्सा को परावर्तित कर देता है। लेकिन सर्दियों में हम चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक उष्मा मिले, जिसके लिए हम गहरे काले रंग के
कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, गहरा काला रंग जो होता है वो अधिक से अधिक ऊष्मा विकिरणों को अवशोषित करता है। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? अब देखिए स्क्रीन पर कि गर्मियों में और सर्दियों में उपयोग में लाए जाने वाले छाते का रंग एक ही नहीं होना चाहिए। गर्मियों में उपयोग में लाए जाने वाले छाते का रंग सफ़ेद या हल्का रंग का होना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद या हल्का रंग ऊष्मा विकिरणों को परावर्तित कर देता है, जबकि सर्दियों में उपयोग में लाए जाने वाले छाते का रंग काला या गहरा होना चाहिए, क्योंकि काला या गहरा रंग ऊष्मा विकिरणों को अवशोषित करता है और गर्मी को बनाए रखता है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।